हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है पूरे 4 वीडियोस में कवर होगा, सो आप सारी वीडियोस को देखिएगा जरूर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक अथॉरिटी के बारे में। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कि खुद गवर्नमेंट के अंडर आती है या फिर कंस्टिट्यूटेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बनी हुई है, या फिर पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंदर वो कंस्टिट्यूट हुई है अंडर, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ के अंडर वो कंस्टिट्यूट है, या फिर गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन के द्वारा उसको कंस्टिट्यूट करवाया था, या फिर वो फुल्ली पार्शली या सब्सटेंशियली गवर्नमेंट के फाइनेंस के अंडर रन करते हैं, मतलब उसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट उसके पहले पैसे देती है चलाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन क्या होता है पब्लिक अथॉरिटी की। तो देखो, नंबर 1, सबसे पहले उनका और सबसे जरूरी काम ये होता है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स को ड्यूली कैटलॉग करे, मतलब टाइम टू टाइम उनको एडजस्ट करके रखे। तो ये इंश्योर करे कि उनके जो सारे रिकॉर्ड्स है अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अप्रोप्रिएटली कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, एंड कंप्यूटराइज्ड भी एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू होने चाहिए ताकि पूरे कंट्री में सही टाइम पे सही तरीके से हर बंदे को उनका एक्सेस मिल सके। ठीक है, मतलब सारी जानकारी जो है इस तरीके से कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए कि इंडिया में बैठा हुआ कोई भी इंसान कहीं से भी कोई भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, शुड पब्लिश नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विद इन 120 डेज, कि इस एक्ट के इनेक्ट होने के 120 दिन के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जानी चाहिए। उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आती है, उनके फंक्शन है, ड्यूटी सभी पर्टिकुलरली इंडेक्स्ड होने चाहिए। उनके जो ऑफिसर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनके नाम, उनके पावर्स, उनकी ड्यूटी, इवन आजकल तो घर का एड्रेस और फोन नंबर भी अवेलेबल हो गया है वेबसाइट पर। डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर सुपरवाइज कौन कर रहा है, किसकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, ये सब भी प्रॉपरली इंडेक्स्ड होना चाहिए। नॉर्म सेट बाय इट फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटी ऑफ इट्स फंक्शन, उनको अपनी ड्यूटी करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या उनके पावर्स हैं, ड्यूटीज है, वो सब प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। उनके रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स जो भी उनके कंट्रोल के अंडर आते हैं वो सब पता होना चाहिए। कहीं कोई हम ऐसा डॉक्यूमेंट उनसे ना डिमांड करे कि वो उस अथॉरिटी के अंडर आता ही नहीं है, क्योंकि जो उनके कंट्रोल में है वही इन्फॉर्मेशन तो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। इफ देयर इज एनी रूल फॉर कंसल्टेशन विद पब्लिक, अगर कोई ऐसा रूल है जिसको कि पब्लिक के साथ कंसल्ट करने की नीड है, तो वो भी प्रॉपरली इंडेक्स्ड होना चाहिए। बोर्ड की स्टेटमेंट, काउंसिल की स्टेटमेंट, कमेटी की स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड एज इट्स एडवाइजरी, इफ अगर कोई मीटिंग होती है और वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है कि पब्लिक भी उसके बारे में जान सकती है, तो उसके बारे में भी प्रॉपर लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ऑफिसर्स की और एम्प्लॉयज की एक प्रॉपर डायरेक्टरी होनी चाहिए जहां पर सबके, मैंने बताया था ना आपको, एड्रेस और फोन नंबर्स वगैरह मेंशन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। ठीक है, देयर ऑफिस एड्रेस ऑल्सो, और उनको कितनी मंथली रेम्युनरेशन मिल रही है, इंक्लूडिंग जो जो उनको कंपनसेशन मिल रहा है वो भी प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। हर एक एजेंसी को कितना बजट मिल रहा है काम करने के लिए वो लिखा होना चाहिए। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्रोग्राम इंक्लूडिंग बेनिफिशियरी डिटेल्स, कौन कौन से प्रोग्राम की किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से चलाया जा रहा है, और उनसे किस किस लोगों को फायदा हो रहा है, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नाउ रिड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, हर एक इंफॉर्मेशन की डिटेल होनी चाहिए। जिस इंफॉर्मेशन को अब हमने इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड करवा दिया है वो भी होनी चाहिए। फैसिलिटीज, सिटीजन के लिए इंफॉर्मेशन पाने के लिए जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक लाइब्रेरी आवर्स की टाइमिंग वगैरह है, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। हर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नाम और उनकी डेजिग्नेशन मेंशन होनी चाहिए। हमें वो सभी फैक्ट पब्लिश करने हैं जो कि डिसीजन टेकिंग में पब्लिक को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि पब्लिक को अफेक्ट करता है उसके बारे में इंडेक्स होना चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोवाइड रीजन फॉर क्वासी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पीपल, जो ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनसे उन इंसानों को दिक्कत हो रही है या उसको अफेक्ट करेगा, तो उस इंसान को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ये डिसीजन लिया जा रहा है जिससे आपके ऊपर ये असर पड़ सकता है, सो बी वेयर। ठीक है, ऑल द इन्फॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई रिकॉर्ड, स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड उठा रहे हैं, ठीक है, अब स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड क्या होता है, यूजुअली हर साल या 2 साल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो अपडेट होना चाहिए टाइम टू टाइम। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी वाइडली डिसैमिनेटेड यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट के अकॉर्डिंग सारी जो इन्फॉर्मेशन है वाइडली डिसैमिनेटेड होनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पब्लिश होनी चाहिए और इस तरीके से पब्लिश होनी चाहिए ताकि वो कोस्ट इफेक्टिव मैनर में आए, लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को समझ में आ जाए। इफेक्टिव मेथड होना चाहिए कम्युनिकेशन का और एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सभी के पास होना चाहिए। मेनली क्या होता है, इंडिया में आजकल इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म प्रिस्क्राइब करी जाती है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए।
ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए, ज्यादा कीमत ना आए, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। अब इंडिया वाले लोगों को हम फ्रेंच में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसका कोई फायदा थोड़ी, क्योंकि आधे से ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% लोगों को आती ही नहीं है वो। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी शुड बी अपॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल और स्टेट पब्लिक ऑफिसर को 100 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट कर सकती है, नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से सेंट्रल और स्टेट पब्लिक ऑफिसर को 100 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट कर लिया जाता है। पब्लिक अथॉरिटी शैल अपॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर ऑन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन। जो पब्लिक अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर को हमारे एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए एंड उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, कमीशन तक, ऑफिसर्स तक आगे फॉरवर्ड करने के लिए भी अपॉइंट कर सकती है। हर एक ऑफिसर को हर एक पर्सन की रिक्वेस्ट के साथ डील करना होगा, और तो और उनको रीजनेबल असिस्टेंस, मतलब जो उनको हेल्प चाहिए वो भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हर एक ऑफिसर बेसिक असिस्टेंट, वो चाहे तो वो ऑफिसर खुद भी किसी दूसरे ऑफिसर से असिस्टेंस ले सकता है अपनी ड्यूटी को पूरी करने के लिए। ठीक है। फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए किस तरीके से हम रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी हमें। ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पर्सन हु डिजायर टू गेट इन्फॉर्मेशन, जिस इंसान को इन्फॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले उसको लिखित में या फिर ओरली फॉर्म में अपनी लोकल लैंग्वेज में फीस देने के बाद सेंट्रल या स्टेट पब्लिक ऑफिसर को किसी की मदद से वो लिख के देना पड़ेगा। या तो लिख के दे दो कि हाँ, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए एप्लीकेशन के तौर पर, या ओरली भी बता सकते हैं और लोकल लैंग्वेज में अगर आप लिखने में समर्थ नहीं है तो। अगर रिक्वेस्ट रिटर्न नहीं होती है तो ऑफिसर प्रोवाइड कराएगा उस इन्फॉर्मेशन को रिटर्न फॉर्म में, ये ऑफिसर का काम है। ठीक है। एप्लीकेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव, एप्लीकेंट को रीजन देने की जरूरत नहीं है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी है। अगर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी पे है तो जो हमारा एप्लीकेंट है उसको बता कर ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अब दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी गई है, आगे की जानकारी है वहां से लीजिएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, मतलब किस तरीके से दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के मिलने के बाद सेक्शन 6 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और 30 दिन के अंदर अंदर या तो आप इन्फॉर्मेशन दे दो या रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दो, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 के अंडर। ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जो कि वो किसी इंसान की लाइफ के ऊपर खतरा दिखाती है, ठीक है, तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर भी दिया जाता है कि मतलब अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर जल्दी नहीं मिले तो किसी की लाइफ एंड लिबर्टी पे ऊपर कंसर्न्स पैदा हो सकते हैं, तो उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर ग्रांट कराया जा सकता है। अगर ऑफिसर डिसीजन देने में, टाइम पर डिसीजन देने में फेल हो जाता है तो वो अपने रिक्वेस्ट को रिफ्यूजल माना जाता है कि हमने सामने वाले बंदे की जो रिक्वेस्ट थी उसके लिए रिफ्यूज कर दिया। अब फीस पेइंग एंड कैलकुलेशन टाइम वो जो होगा वो 30 डेज में इंक्लूड नहीं होगा। Assistance can be provided in case of person who has access to such information is disabled. अगर जिस इंसान को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ से एक्सेस मिलेगा उसका, वो नहीं मिल पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो असिस्टेंस भी दी जा सकती है, हेल्प भी की जा सकती है। फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन प्रिंटिंग फॉर्म, अगर हमें इन्फॉर्मेशन प्रिंटिंग फॉर्म में चाहिए तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को हटा करके बाकी सब लोगों को प्रिंटिंग के पैसे भी देने होते हैं जो रीजनेबल होते हैं। इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करानी होती है। अगर अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया तो उनको लिख के देना पड़ेगा कि हमने आपके रीजन को रिजेक्ट क्यों किया, हमने आपके एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया है, और उसके खिलाफ हम फर्दर अपील भी डाल सकते हैं। 2 टियर अपीलेट अथॉरिटी है यहाँ पर हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अपीलेट अथॉरिटी के प्रॉपरली पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सामने वाले बंदे को दी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ बाकी 2 वीडियोस और हैं सो देखते रहिएगा।